So hello guys, welcome to our YouTube channel Class Vista. I know guys कि बहुत देर हो चुका है कोई भी ज्योग्राफी का वीडियो आए हुए। सो वो सब बातें छोड़ते हैं। तो आज का गुड न्यूज़ क्या है आप लोगों के लिए कि हम लोग लाने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 12 का पूरा फुल सीरीज। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये होगा उसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, जो कि है क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी जो पहला वाला बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो में सबसे पहले जाने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि नाम में देखो बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, पूरा का पूरा चैप्टर इसी में क्लियर क्या है कि हम पढ़ने वाले ह्यूमन ज्योग्राफी को। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लियर, क्योंकि मैंने मेरे पिछले वाले वीडियोस में, ज्यादातर वीडियोस में मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है चीजें ये सब कवर किया हुआ है। यहाँ पर जो मैं बोलूंगा वीडियोस में, जो अभी इस वीडियो में जो मैं बोलूंगा वो ऑलरेडी बहुत से चीजें मैंने पिछले जितने वीडियोस है थोड़े थोड़े करके सब वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। इसीलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ओके। सो बाद में क्या पढ़ेंगे हम, नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी किस टाइप का होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्कोप किस किस टाइप का है, स्कोप। ठीक है। तो पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है इधर सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा डिवीजन है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो हम अभी पढ़ेंगे क्लास 12 में। और एक क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के दो पार्ट्स है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जो हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये मैंने क्या है आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, और किसका रिलेशन पढ़ते हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशन विथ नेचर। ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सिंपल इसका रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग। ओके। और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं अर्थ, अर्थ के सरफेस के बारे में। ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे क्या क्या टाइप के फीचर्स है, क्या क्या हिल्स जैसे कि हो गए ना, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, प्लेटूज, ये सब जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, एटसेट्रा। जो भी फीचर्स होंगे, रिलीफ फीचर्स, वो सब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्लास 12 में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिकली क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैं जितना भी अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 के ऊपर। ठीक है। सो इसीलिए पहले आप बुक को खोल लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी वर्ड टू वर्ड मैं नहीं पढ़ाने वाला, जो मैं समझाऊंगा वो पूरा आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है। सो आपका जो पहला पेज है उसमें आप क्या देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन या तो आप, मैंने जो इधर दिया है ये लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका जो बुक है सेम टू सेम डेफिनेशन है। ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world। ठीक है। हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमंस के द्वारा किए गए सब एक्टिविटीज, ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना। फेनोमेना मतलब जितने भी एक्टिविटीज किए जाएंगे ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, वो सब कैसे किए जा रहे हैं ह्यूमन के द्वारा, उसका इफेक्ट क्या क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, हर जगह पे। अर्थ के सरफेस पे मैंने आपको पहले ही बताया वीडियोस में कि हर जगह अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर जगह का, हर रीजन का अलग अलग टाइप का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, सब अपने अपने में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है ना। तो हर जगह पे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है ना। स्पेटियल वेरिएशन अर्थ के ऊपर बहुत है, मतलब स्पेस हर जगह पे, हमारे अर्थ पे हर जगह पे बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। उसी प्रकार, उसी तरह हम लोग क्या है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है वो सब भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, हर जगह पे। तो वो किस जगह पे कैसे एनवायरमेंट के हिसाब से कैसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे ह्यूमन फेनोमेनास के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, उसका इम्पैक्ट सोशल, इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर कैसे पड़ रहा है, प्लस फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन जो आप लिख सकते हैं अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आ गया कभी एग्जाम में। ठीक है। तब क्या करेंगे आप लोग, आपका नेक्स्ट पेज देख सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का जो
चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। उसमें बॉक्स में ये सब डेफिनेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, रेड्सल के द्वारा दिया गया, एलन सी सिंपल के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये सब है। ये जो है पॉल के द्वारा जो दिया गया, पॉल ब्लैक द्वारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज्यादा आता नहीं है। ज्यादातर टाइम पे क्या आता है, स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं ये दो लिखना, क्योंकि ये छोटा है, याद रखने में इजी है। आप अपना ये वाला डेफिनेशन जो मैंने अभी दिया है, ये वाला डेफिनेशन पहले लिख लीजिएगा। अगर ज्यादा मार्क आता है इसमें, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का आता है, तब आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। हर ज्योग्राफर अपने अपने तरीके से जब डिफाइन करता है ना ज्योग्राफी को, कुछ एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर, पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करके अपना डेफिनेशन बनाता है, ठीक है ना, स्टडी करता है, ठीक है ना। सो रेड्जल ने जो किया था उसमें क्या है, उसने सिंथेसिस के ऊपर फोकस किया था। देखिए क्या है, सिंथेसिस हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द अबव डेफिनेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी, रेड्जल ने क्या बोला है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सिंथेटिक स्टडी है, किसके, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज। सिंथेटिक स्टडी है किसका, ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस का, अर्थ के सरफेस का, ठीक है ना। और एलन सी सिंपल ने क्या बोला है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशन, चेंजिंग, इसमें क्या है देखिए नीचे क्या लिखा है, डायनामिज्म के ऊपर फोकस किया गया है इसमें। डायनामिज्म इन द रिलेशनशिप इज द की वर्ड इन सैंपल्स डेफिनेशन। ओके, क्या बोला गया है, जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन किसका, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ओके, चेंजिंग, अनरेस्टिंग, अनस्टेबल, ये सब क्या है, डायनामिक, मतलब डायनामिज्म का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि चेंजिंग होता है ना। अभी एलन से सिंपल क्या बोल रहा है कि अनरेस्टिंग अर्थ, कभी भी अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, अर्थ स्टेबल नहीं है, चेंज होता रहता है। मैन कभी रेस्ट में रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहता है ह्यूमन, ठीक है ना। तो इन दोनों डायनामिक जो फीचर्स है, ये फीचर्स भी बोल सकते हैं डायनामिक फीचर्स, हम मैन जो ह्यूमन है वो भी अर्थ का फीचर है, नेचर का एक, ठीक है ना। ये सब हम लोग मिलके जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं नेचर के साथ, उसका चेंजिंग एक इम्पैक्ट आ रहा है। वो चेंजिंग रिलेशनशिप क्या है, हर पॉइंट पे रिलेशन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते जा रहे हैं। अर्थ भी हर पॉइंट पे अलग अलग, मतलब अनस्टेबल है, ठीक है ना, स्टेबल नहीं है अर्थ। ओके, तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन देख लिया। अभी अगर आप बुक में आएंगे आप लोगों के, मैं थोड़ा क्लियर पेज लेता हूँ, ठीक है ना, ये जगह पे मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को कि आपके बुक में आपको 2-3 वर्ड्स मिलेंगे ऐसे जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे क्लास 12 के हिसाब से, ठीक है। वो वर्ड्स क्या क्या मैं पहले लिख लेता हूँ। फर्स्ट वर्ड जो आपको मिलेगा वो होगा क्या, डुअलिज्म। जो हमारे वीडियोस पहले से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको डुअलिज्म वर्ड से कोई डाउट होगा उस पर, ठीक है। ठीक है, डुअलिज्म एक वर्ड है जो आपको बुक में मिल जाएगा। फिर एक और वर्ड है, क्या है, एक सेकंड, वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी एक वर्ड है, ठीक है। ये दो वर्ड है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डुअलिज्म और डाइकोटोमी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस। डुअलिज्म में पहले लिख लेता हूँ पॉइंट आउट। डुअलिज्म में क्या है, एक सब्जेक्ट में दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसमें दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डाइकोटोमी में भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन डुअलिज्म में क्या है, बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों फॉर्म्स रह सकते हैं एक ही साथ, दोनों फॉर्म्स रह सकते हैं डुअलिज्म में टुगेदर, ठीक है ना। बट डाइकोटोमी में क्या है, वो लोग स्ट्रांगली ऑपोजिट, ओपोज करेंगे, ठीक है ना, टोटली ऑपोजिट होंगे। सपोज मैं एक इधर एक एग्जांपल लेता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो ब्रांचेस है। ज्योग्राफी के ही दो सब फील्ड है, दो सब सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स है, सब फील्ड्स है। अभी अगर ज्योग्राफी में डुअलिज्म पे ऊपर फोकस किया गया होता, ठीक है ना, बेसिकली डुअलिज्म के ऊपर ही होता है उसमें। इसमें क्या है, ज्योग्राफी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी
और फिजिकल ज्योग्राफी का एक मिक्सचर है, तो इसे कहते हैं डुअलिज्म। बट अगर जियोग्राफी में टोटली ऑपोजिट होता कि एक सब्जेक्ट, एक ही सब जियोग्राफी का ही दो पार्ट है, बट दोनों पार्ट अपने आप के जो दूसरे पार्ट है, अपने एक ही सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसका जो भी मतलब स्टडी है इसके स्टडीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका जो थ्योरीज है इसके स्टडीज थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर ऐसा होता तो इसको हम डाइकोटोमी में डाल दे सकते थे। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो ज्योग्राफी है हमारा, वो क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का मिक्सचर है। इसलिए हम बेसिकली बोलते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, डुअलिज्म को ही फॉलो करता है, डुअलिज्म को ही फॉलो करता है। बट किसी किसी पार्ट में, किसी किसी जगह पे ज्योग्राफी में भी डाइकोटोमी देखा गया है, ठीक है ना। अभी ये दो वर्ड था सबसे कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी नेचर में क्या है, नेचर में कुछ नहीं, मैंने आपको वन वर्ड में एक ही सेंटेंस में उस डेफिनेशन में आपको समझा दिया कि नेचर क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर क्या है कि वो फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन वर्ल्ड, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसका रिलेशनशिप देखता है। सिंपल है, इंटर रिलेशन देखता है। अभी उसमें अगर आपको क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का, तो 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर एनसीईआरटी है। अगर एएचएससीसी बोर्ड है, असम बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड है कोई भी, तो आप थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, आपको बड़ा करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो मैं इधर समझा दूंगा आपको। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप, वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। और एक बात कि अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर आप ये वाला डेफिनेशन लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अपना अपने आप बना सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। बट अगर आप राइटर के द्वारा, किसी भी जियोग्राफर के द्वारा दिए गए डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मतलब लिख रहे हैं एग्जाम में, तो आप इसमें कोई वर्ड्स चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड्स का बहुत ही महत्व होता है इसमें। जैसे कि सिंथेटिक वर्ड का बहुत महत्व है, क्योंकि इस पे फोकस ही किया गया है सिंथेसिस के ऊपर। और इसमें चेंजिंग, अनस्टेबल, अनरेस्टिंग, ये सब के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी जगह पे कोई और वर्ड आप नहीं डाल सकते अपने मुताबिक, ठीक है। क्योंकि डायनामिज्म के ऊपर इधर फोकस किया गया है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मुताबिक वर्ड्स डाल सकते हैं, बट उसमें अगर राइटर का नाम आप मेंशन कर रहे हैं कि मतलब इस ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया है, राइटर नहीं सॉरी, ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया है, तब आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल सकते या फिर अपने मुताबिक वर्ड नहीं डाल सकते, सिंपल है बात, ठीक है। अभी इंटर रिलेशनशिप बताया गया है इसमें। ज्योग्राफी में ना वर्ड्स का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है ना। तो जो आप वर्ड्स यूज करेंगे उसके ऊपर बहुत फोकस कीजिएगा कि आपका हर एक वर्ड कुछ ना कुछ मीनिंग इधर डाल रहा है। जैसे कि इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या है, नेचर का इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट ऑन नेचर। इससे आपको कुछ याद आ रहा है, मैं आपको कुछ समझाया था पिछले वाले वीडियोस में मैंने, अभी आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसके, ठीक है ना। इसे कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। तो इस वर्ड का कितना बड़ा इधर फोकस मतलब महत्व हो गया, ठीक है ना। अभी देख सकते हैं बिटवीन द फिजिकल, इंटर रिलेशनशिप किसका, बिटवीन द physical environment and the socio-cultural environment created by human beings, social and cultural environment created by human beings, human beings के द्वारा क्रिएट किया गया जो social environment है, cultural environment है, through mutual interaction with each other, थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के ऊपर हानि ना करते हुए, अगर ये अभी हो ही जाता है, कैसे कैसे ना कैसे करके हानि हो ही जाता है एनवायरनमेंट का, हम लोग करना चाहते भी है या फिर नहीं चाहते, ठीक है ना। बट असल में क्या करना पड़ता है, नेचर का हमको ख्याल रख के उसके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं हम वो सब करना पड़ता है, ठीक है ना। द एलिमेंट्स लाइक हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड्स, ये सब आपका जो इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, ठीक है। road, rail networks, industries, etc. and all other elements of material culture. Material culture मतलब human, जो मैन मेड, जो मैन मेड एनवायरनमेंट है, जो मैन मेड एनवायरनमेंट है उसका बता रहा है, ठीक है ना। मैन मेड एनवायरनमेंट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया है यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इस जगह पे आपको क्या समझाया गया कि इंटर रिलेशनशिप जो वर्ड यूज किया गया है वो कैसे यूज किया गया है कि ह्यूमंस अपने स्वार्थ के लिए जो भी चीजें बना रहे हैं, अपने अपने मदद, अपने आप को मतलब इस सस्टेन करने में, सरवाइव करने के लिए इस वर्ल्ड पे जो जो चीजें बना रहा है, जैसे कि हाउसेस हो गया, विलेजेस हो गया, सिटीज हो गया, रोड, रेलवे, नेटवर्क, जितना भी चीजें आपको आसपास दिख रहा है मैन मेड एनवायरनमेंट का, ये सब ह्यूमन बीइंग का ही बनाया है।
ठीक है ना। उसने कैसे बनाया, रिसोर्सेस को यूज करके। किसके रिसोर्सेस को यूज करके, जो उसको रिसोर्सेस को किधर से मिला रिसोर्स, इनको उसको फिजिकल एनवायरनमेंट से मिला है। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट कर रहा है अपने लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट, किस चीज से, रिसोर्सेस से। रिसोर्सेस से, रिसोर्सेस उसको किस से चीज से मिल रहा है, नेचर से। किस चीज से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। क्लियर है एकदम, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। while physical environment has been greatly modified by human beings, it also in turn impacted human lives। जैसे कि मैंने बोला इंटर रिलेशनशिप, जैसे कि नेचर अगर हमारे ह्यूमंस को हेल्प कर रहा है, वैसे ही ह्यूमंस भी नेचर के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ये चीजें बना रहा है ह्यूमंस, तो उसका इम्पैक्ट नेचर पे भी आ रहा है। ठीक है। कैसे ना कैसे करके आ रहा है, आप लोग आपको पता ही होगा कैसे आ रहा है। ठीक है ना। नेचर हमको ट्री दे रहा है, ये सब दे रहा है। फॉर एग्जांपल, नेचर हमको ट्री दे रहा है, हमको काट रहा है, उससे टिम्बर इंडस्ट्री बहुत ही हेल्प हो रहा है उसका। इंडस्ट्री से तरह एग्जांपल है, हम लोग घर बना रहे हैं, लेकिन उससे डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है, जिससे हमारे नेचर पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये सब एक साइकिल की तरह होता रहता है हमारे इधर, जो कि इंटर रिलेशनशिप। सिंपल है एकदम, नेचर है। यही हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर है कि ये स्टडी करता है ह्यूमन और नेचर के रिलेशन को, ह्यूमन के एक्टिविटीज को और उसके इम्पैक्ट्स को, जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सबको स्टडी करता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेचर, हमको इधर नेचर में सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के हम लोग नेचर को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है आप लोगों को गाइस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले नाम देखिए, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस। ह्यूमंस, इधर दो मैं कॉलम बना देता हूँ, ठीक है ना। ह्यूमंस और नेचर, ठीक है ना। समझने में इजी होगा आप लोगों को। अभी अगर हम फर्स्ट ये देखते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसको और एक नाम से जाना जाता है, इन दोनों को ही, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को, दोनों को एक नाम से जाना जाता है। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या नाम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है ना। ओके। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यस गाइस, डिटर्मिनिज्म बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने पहले जितने भी हमारे वीडियोस है उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है मैंने। ठीक है ना। एक सेकंड में कुछ और पेन का कलर लेता हूँ, इजी होगा। इसको बोलेंगे हम एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का और एक नाम है, गेस कर सकते हैं आप क्या है, वो है पॉसिबिलिज्म। ठीक है। दोनों का एक एक नाम मैंने आपको बता दिया। और अभी आप लोगों को गेस करना है कि ये सब जो है, इन दोनों का जो हमने वर्ड बताया है, इनका मीनिंग क्या है। गेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग क्लास विस्टा के पहले से स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का नाम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म है। ये सब है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा, नेचर डिटरमाइन करेगा ह्यूमंस के लाइफ को। जैसे कि पहले के जमाने में हम लोग जब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, ठीक है ना, ह्यूमंस जब इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं था ह्यूमंस, तब क्या था, हम नेचर के ऊपर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है। नेचर को पूजते थे, हम नेचर को ही अपना करता धरता मानते थे ह्यूमंस। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब एनवायरमेंट डिटरमाइन करेगा ह्यूमंस के लाइफ को, ह्यूमंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब नेचर के ऊपर डिपेंड करता था। नेचर हमको डिटरमाइन करता था हमारे सब चीजों को। ठीक है ना। अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ क्या हो गया है, ह्यूमंस और नेचर का गैप बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमंस क्या कर रहा है, नेचर को इंटरप्ट कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं चेंज कर रहा है, या फिर इन दोनों में एक इंटरेक्शन बन चुका है। ठीक है ना।
टेक्नोलॉजी के आने के साथ। टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब नहीं है, इंटरनेट ये सब नहीं है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्लाव हो, ये सब से शुरू करके एकदम बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मशीनरी तक सब कुछ टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है ना। वो एरो, फिशिंग रॉड, ये सब जो पहले के जमाने में जो हमारे अर्ली ह्यूमंस यूज करते थे, ये सब भी टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो अभी क्या है, प्रिमिटिव मतलब अभी टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ क्या हो गया धीरे धीरे। अब अगर पहले के जमाने का भी सोचते हैं कि जब नेचर इतना इन्फ्लुएंस कर, नेचर का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, हम लोग डरते थे नेचर के साथ खिलवाड़ करने में, ठीक है ना। ये सब के साथ साथ अभी हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब पॉसिबलिज्म, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर को ह्यूमंस लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं, अपने हिसाब से बेंड कर रहे हैं। हमको इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, ह्यूमंस को किसी जगह पे अगर नेचर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको उसी की तरह वो लोग क्या है, चेंज ही कर दे रहे हैं टोटली एनवायरनमेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि डिफोरेस्टेशन का, ठीक है ना। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, ट्रीज कट रहे हैं। ट्रीज कटने के साथ साथ क्या हो रहा है, नेचर के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू रेज हो रहा है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही वल्नरेबल अभी टाइम चल रहा है हमारे नेचर के लिए, यही है ग्लोबल वार्मिंग। कारण डिफोरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि हमें अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाते रहना है, ह्यूमंस को, ह्यूमंस का मोटिव ये है, ठीक है ना। इसलिए हमारे नेचर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर चेंज हो रहा है। अभी वो अच्छा चेंजेस आए, चेंजेस दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको जैसे कि पता है। तो वैसे चेंजेस अच्छे आ रहे हैं या बुरे चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चेंजेस में ही आएंगे, ये अच्छे हो बुरे हो। इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर टेक्नोलॉजी के आने के बाद, ठीक है ना। ह्यूमंस अपने हिसाब से नेचर को बेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, बस इतना ही बता दूंगा कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है रेस्पेक्टिवली। और इसका मीनिंग क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का, ह्यूमंस के लाइफ को नेचर डिटरमाइन करेगा। नेचर अपना सराउंडिंग जैसा होगा, उस टाइप का ह्यूमन का एनवायरनमेंट जो आसपास होगा, उस टाइप का ह्यूमन का नेचर होगा, उस टाइप का ही ह्यूमन का एक्टिविटीज होगा, ठीक है ना। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब नेचर को टेक्नोलॉजी की मदद से हम ह्यूमंस अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के बीच का जो एक रास्ता है, जियोग्राफर्स ने ढूंढ के निकाला है, जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो कि एक मिडिल पाथ है, आप बोल सकते हैं एक मिडिल पाथ है पहले दोनों का। ये दोनों एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स है, या तो एक्सट्रीम्स है ये दोनों, ठीक है ना। या तो नेचर लाइफ को डिटरमाइन करेगा ह्यूमंस के, या फिर ह्यूमंस नेचर को डिटरमाइन करेगा। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है। बट अभी के जियोग्राफर्स क्या बोल रहे हैं, बेसिकली अभी के नहीं, इस कंसेप्ट को लाया है ग्रिफिथ टेलर ने। कौन नाम है, ग्रिफिथ टेलर। स्पेलिंग देख लीजिए, जी, सॉरी, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना। इन्होंने ये थियरी दिया है न्यू डिटर्मिनिज्म का, जो कि मिडिल है दोनों एक्सट्रीम्स का। ना नेचर डिटरमाइन करता है, ना ही ह्यूमन नेचर को डिटरमाइन करता है। ये बोलता क्या है ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट शोज दैट नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेसेसिटी मतलब इतना भी मतलब नहीं हो सकता कि एनवायरमेंट के ऊपर ह्यूमन बींग्स डिटरमाइन, मतलब इतना भी एकदम डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है ना। नॉर देयर इज ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, बट आपको छूट भी नहीं दिया जा रहा नेचर के द्वारा, पूरा पूरी छूट भी नहीं दी जा रहा, ठीक है ना। इट मीन्स ह्यूमंस कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। क्या बोल रहा है कि ह्यूमंस नेचर में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, नेचर को यूज कर सकते हैं, नेचर की चीजों को, बस उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करके। ह्यूमंस अगर नेचर को अच्छे से मानते हैं, इसको अच्छे से यूज करते चीजों को, तभी तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए, अगर नेचर पूरा का पूरा हमारी लाइफ को डिटरमाइन करेगा, तो फ्लड्स की सिचुएशन में जो
ड्रॉट की सिचुएशन में हम ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ह्यूमंस नेचर को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिज्म का जो थ्योरी है, तब क्या होगा, ह्यूमंस को पूरा का पूरा खा जाएगा, हम लोग सेल्फिश है, ठीक है, नेचर को खत्म कर देगा। बट अगर हम कुछ नियम मान के एक मिडिल रूट अपनाए, दोनों एकदम एक्सट्रीम्स में ना जाके, तब जाके हम अच्छे से रह सकते हैं इस अर्थ पे, ठीक है ना। इट मीन्स पॉसिबिलिटीज, क्या था पॉसिबिलिज्म, ठीक है ना। अब रिलेट करते रहिए, ठीक है ना। इट मीन्स possibilities can be created within the limits which do not damage the environment and there is no free run without accident, ठीक है। क्या बोला गया है इधर कि पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स, जो नेचर के लिमिट्स है उसी में रह के ह्यूमंस को काम करना चाहिए। रूल्स जो है बेसिकली नेचर के रूल्स, नेचर के लॉस आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके आप तब भी जाके आप एक अच्छा एनवायरनमेंट में रह सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। नेचर को खराब ना किया आप अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही था उसमें। अभी क्या है, आप अगर आपके एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पे, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ नहीं है ज्यादा, अभी बस आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एएचएसएससी से हैं, मतलब असम बोर्ड या फिर एनसीआर मतलब सीबीएसई बोर्ड है, तो आपको एनसीईआरटी का बुक ही मिला होगा। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, असम बोर्ड में भी आया है, देखा है मैंने ऐसे। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ओवर ए पीरियड, एक ही बार आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें क्या है, ब्रॉड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब हर टाइम टू टाइम, ठीक है, हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी चेंज हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी पहला क्या, अर्ली कॉलोनियल पीरियड में कैसा था, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं इतना, आप जरा बस पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्या क्या अप्रोचेस लिए गए थे, कैसे कैसे चेंजेस आए थे। पहले कॉलोनियल टाइम पे क्या होता, वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे सब चीजों को, जियोग्राफर्स, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही आता है, सब एक्सप्लोरेशन के टाइम एक्सप्लोर करते करते। फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस, जब वो ढूंढते ढूंढते ऐसा बहुत सा जगह उनको मिल गया, जैसे कि इंडिया, ऐसा ऐसा बहुत सा जगह उनको मिल गया, मिला नहीं मतलब पहुंच गए वो लोग, ठीक है। फिर जियोग्राफर्स क्या करने लगे, वेस्टर्न जियोग्राफर्स, कि उन सबको एक जगह पे मिलाकर रीजनल एनालिसिस करने लगे। फिर 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड में क्या हुआ, उस टाइम पे 1930s के टाइम पे एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन मतलब आपको पता होगा, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि हर जगह का अपना अपना एक अलग अलग मतलब स्पेसिफिकेशन होता है, हर जगह का अलग अलग, ठीक है ना। तो उसको ही बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। उनको एक यूनिकनेस होता है उन लोगों का, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने का, उन लोगों का नहीं मतलब हर एक रीजन का, ठीक है। तो उन सब के बेसिस पे रीजनल डिवाइड करने लगे। 1950s टू लेट 1960s में क्या हुआ, स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच लिया गया, मतलब चेंजेस के साथ साथ रीजनल एनालिसिस को लिया गया कि लॉस आने लगे फिर बहुत सारे, ठीक है ना, फिजिक्स के लॉस, ह्यूमन फेनोमेना के लॉस, फिर ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सब छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज आने लगे, ठीक है ना। मैपिंग करने लगे वो लोग चीजों का, ठीक है, ये सब करने लगे। और इधर रीजनल एनालिसिस में जो है क्या करने लगे, एक चीज मैं बता देना भूल गया कि वो लोग बताने लगे कि रीजन वाइज डिवीजन है, अगर हम लोग हर एक रीजन को एक एक करके स्टडी करें, फिर उनको एक साथ मिला दे, तो एज ए होल हम अर्थ का स्टडी भी कर सकते हैं, पूरा अर्थ का स्टडी हो जाएगा। मतलब छोटा छोटा करके पार्ट पार्ट करके स्टडी करेंगे पहले, फिर पूरा का पूरा एक जगह अगर मिला देते हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा अर्थ का भी स्टडी हो जाता है इससे, ठीक है। ये अप्रोच लिया था उन लोगों ने, ठीक है। 1970s में क्या अप्रोच लिया गया, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल बिहेवियरल स्कूल्स। इकोनॉमिक्स का आपने देखा होगा, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, सबके सोच अलग अलग होते हैं, तो ऐसे टाइप के ज्योग्राफर्स अलग अलग आए, जिनका बहुत थिंकिंग, रेडिकल थिंकिंग था। बिहेवियरल स्कूल्स आए 1970s में, ठीक है ना। सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ चेंजेस आ गए, ठीक है ना। आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग थोड़ा सोचने लगे, ठीक है ना, अपने अपने मतलब स्कूल्स की जगह पे सोचने लगे। स्कूल्स मतलब जिनको पता नहीं है, स्कूल्स मतलब सपोज एक जियोग्राफर इधर है, उसका मतलब जो थ्योरी है उसको विश्वास करने वाले मतलब उस स्कूल से रिलेट करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर किसी और जियोग्राफर का थ्योरी कोई दूसरा लोग मतलब बिलीव करने लगे, तो वो उस स्कूल से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीपल स्कूल्स थे, ठीक है ना। हर जियोग्राफर का अलग थिंकिंग, तो हर जियोग्राफर का अलग अलग स्कूल बिलोंग करते थे ये लोग, ठीक है। और लास्ट में लेट 90s में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ये इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आया, नया नया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आया, उसके द्वारा मैपिंग करने लगे, उसके द्वारा सब कुछ समझने लगे, ठीक है ना।
पहले वाले जो अभी स्कूल्स आए थे, ऐसे ऐसे रेडिकल स्कूल्स जो आए थे उसमें उन सबको वो क्वेश्चन करने लगे। ये सब चलता रहा जितना मॉडर्न होता है, ठीक है ना। इसमें समझाने की बात नहीं है, बस एक ही बार आया था ये क्वेश्चन, बस आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट में क्या है, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि फील्ड्स कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के और सब फील्ड्स कौन से ह्यूमन ज्योग्राफी के, और सिस्टर डिसिप्लिन्स कौन से हैं। ये तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बनता है, तीनों बॉक्सेस का तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सोशल साइंसेस का जो सिस्टर डिसिप्लिन है वो सब क्या है, कैसे कैसे रिलेटेड है। सब सिर्फ क्वेश्चन आता है कि सब फील्ड कैसा है, मतलब कितने सब फील्ड्स है। सिर्फ ये क्वेश्चन भी आता है कि फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे फील्ड्स पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अभी सब फील्ड्स अगर बोला जाए ज्योग्राफी का, तो उसमें क्या क्या है सब फील्ड्स में, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी का ऐसे ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हो गए, जैसे कि सोशल ज्योग्राफी, ठीक है ना। अभी सोशल ज्योग्राफी का में और भी पार्ट आ गया, ठीक है ना। इसको इसको बोलेंगे हम लोग सब फील्ड्स। क्या क्या है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल जो सोशियोलॉजी के साथ साथ जो रिलेटेड है, मतलब सोशल के साथ रिलेटेड है, सोशल सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। जियोग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ऐसे ही बहुत से ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें क्या क्या आता है, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इतना समझने की क्या है, कुछ भी नहीं है समझने वाला इसमें, बस पढ़ लीजिए इसको। इसमें क्या समझेंगे इसमें अभी आप, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक लिखो कि कुछ नेम 5 ब्रांचेस, 2 3 सब फील्ड्स, ये सब आता है, सब फील्ड्स फील्ड्स ये सब आता है। बस एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कि हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू द सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस। तब आपको लिखना पड़ेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल ज्योग्राफी आता है, अर्बन ज्योग्राफी आता है, ये सब आता है। पहले फील्ड्स लिखना पड़ेगा, फिर सब फील्ड्स थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब कर दीजिए कि क्या क्या होता है। आपको अगर ये सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये इजी है। रिसोर्सेस में क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेस मिलता है जहाँ पर, ये रिसोर्सेस कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना अवेलेबल है। एग्रीकल्चर, ये सब को कहाँ पर कौन सा एग्रीकल्चर अच्छा होगा। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए सबसे सुइटेबल लोकेशन कहाँ पर है, क्या क्यों है, ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। मार्केटिंग, टूरिज्म, ये तो पता ही होगा, इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल है ये सब, ठीक है ना। और सोशल साइंस में क्या क्या है, ये सब आता है, वेलफेयर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आता है ना। अर्बन प्लानिंग, सोशल, पॉलिटिकल साइंस, ये सब तो आपको पता है। मिलिट्री साइंस, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, मतलब सेक्स जो हो गया, सेक्स, फिर आ गया लिटरेसी, ये सब क्या क्या है, ठीक है ना, कैसे है मेल और फीमेल, जो मैंने बोला ये अभी सेक्स, ये सब इसमें आता है जो डेमोग्राफी में, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक्स, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल साइंस, इंडस्ट्रियल साइंस, इकोनॉमिक्स सॉरी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब बहुत कुछ आता है ज्योग्राफी में, ठीक है ना। ये सब हो गया सोशल साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना। सो आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बस इतना ही है। अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन चाहिए होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो इतना लेट अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो सॉरी गाइस, और आज का ये वीडियो देने के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय।